हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, यदि आप यूजीसी नेट पेपर 2 लॉ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तब तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। साथ ही साथ हमारी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी है हमारी यूजीसी नेट पेपर 2 लॉ के लिए, और ये हमारी 6th वीडियो है। इससे पहले हमने 5 वीडियो इन पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की डिस्कस कर ली हैं, वो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख लीजिएगा। आज हम डिस्कस करेंगे यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गन। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे, सुपर फास्ट रिवीजन यूजीसी नेट लॉ 2023 बैच, देन आप देखेंगे कि हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ मतलब यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड को कंप्लीट डिस्कस कर लिया है, और हमारी यूनिट थर्ड का ये हमारा 6th जो सेशन है, ठीक है। और आप अलग से भी पब्लिक इंटरनेशनल लॉ को पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ ये वाली प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा। और यदि आप पेपर 1 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वाली प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, यूजीसी नेट पेपर 1 एंटी यूजीसी नेट पेपर 1 2023, ठीक है। यहाँ हमने टीचिंग एप्टीट्यूड को कंप्लीट कर लिया। बात करते हैं आज के टॉपिक की, जो कि है हमारा यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके 6 ऑर्गन है: जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और सेक्रेटरीट। बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन की, तो आप देखते हैं हमारे 6 ऑर्गन है, ठीक है। इसको हम 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करेंगे। बात करते हैं यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गन्स की, तो सबसे पहले आया था हमारा लीग ऑफ नेशन का कंसेप्ट। जब हमारा यूनाइटेड नेशन बना भी नहीं था तो हमारे इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक ग्रुप जो है वो बना था, जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। ये डेवलप हुआ था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद, किस लिए? सॉल्व करने के लिए, टू सॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन द कंट्री एंड अटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। मतलब इंटरनेशनल लेवल पर एक बनाया गया था, एक इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक ग्रुप बनाया गया था जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। ये इसलिए बनाया था कि जब हमारा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था तो उसके दौरान जो भी डिस्प्यूट हो रहे थे उनको सॉल्व करने के लिए, टू सॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन द कंट्री, ताकि अटेन किया जा सके इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मतलब विश्व में शांति और सुरक्षा को बनाया जा सके। और इट वाज ओरिजिनेटेड थ्रू द 14 पॉइंट। इसके बाद हुआ था कि जो वुड्रो विल्सन ने अपनी स्पीच दी थी एक, जिसमें अपने 14 पॉइंट रखे थे, और ये पॉइंट जो हमारे 14 पॉइंट जो उन्होंने दिए थे और एक आइडिया बनकर उभरे थे, ताकि अटेन किया जा सके, विश्व में शांति जो है वो बनाई जा सके आफ्टर द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, ठीक है। बात करते हैं जब इन दिसंबर 1980 में जब विल्सन जो थे, वुड्रो विल्सन जो थे, वो कहाँ गए? पेरिस के, पेरिस टू ट्रांसफॉर्म और 14 पॉइंट आइडिया इनटू द बिकम अ ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, ठीक है। वर्साई की संधि जो हुई थी, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, बोला है कि दिसंबर 1980 में विल्सन ने 14 पॉइंट के ऊपर विचार किया और वायसराय की संधि जो है, वायसराय की संधि को बदलने के लिए पेरिस में के लिए रवाना हो गए, ठीक है। और आफ्टर फ्यू मंथ ही कम बैक टू द यूएस टू एस्टैब्लिश लीग ऑफ नेशन, और उसके बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने क्या किया? लीग ऑफ नेशन की स्थापना जो है वो कर दी, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट कर दी, कहां पर? अमेरिका में, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू विल्सन दिस ऑर्गेनाइजेशन, अकॉर्डिंग जो विल्सन कहते थे कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिजॉल्व करेगी कंफ्लिक्ट बिफोर द एक्सपांडेड इनटू द ब्लडशेड। जो भी उन्होंने देखा था कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में भी लोग इतने मर रहे थे, ब्लडशेड हो रहा था, लोगों का खून बह रहा था, मतलब लाखों की संख्या में लोग जो थे वो मर रहे थे, तो उसको कम करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने के लिए, उसको रिजॉल्व करने के लिए, कंफ्लिक्ट जो भी बिफोर द एक्सप्लोडेड इनटू द ब्लडशेड है, तो उसको कम करने के लिए इन्होंने ये ट्रीटी ऑफ जो हमारी वायसराय की संधि बनाई थी, ठीक है, जिसमें लीग ऑफ नेशन की स्थापना करी थी, ठीक है। आफ्टर द पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, और जब हमारी पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हो गई तो 10 जनवरी 1920 में लीग ऑफ नेशन को एस्टैब्लिश कर दिया, ठीक है। और एज ए पास द लीग ऑफ नेशन बिकम अ वीक एंड वाज नॉट एबल टू फुलफिल द होप ऑफ द फाउंडर। बोला है कि जैसे जैसे आप जानते हैं कि जैसे जैसे टाइम बीतता चलता है तो कुछ पुरानी चीजें हैं उनमें कमियां नजर आने लगती हैं और नई चीजें जो है वो बनाई जाती। उसी के दौरान हुआ क्या था, जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो हमारा जो लीग ऑफ नेशन था वो वीक हो गया, कमजोर हो गया, और
कि जो भी उन्होंने जो फाउंडर थे उसके, जिन्होंने जिस होप से इसको बनाया था वो उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, सक्षम नहीं थे. हाउएवर इन द क्रिएशन वाज एन इवेंट टू डिसीव इंपॉर्टेंस इन द हिस्ट्री एंड इंटरनेशनल रिलेशन. बोला हालांकि इसका निर्माण जो है अंतरराष्ट्रीय संबंधों के इतिहास को निर्णायक महत्वपूर्ण जो कि बड़े महत्व की घटना थी. ठीक है. इट वॉज फाइनली डिसबैंडेड इनटू द 19th April 1946 when the United Nations rose into the power and become the strong enough to replace the League of Nations. ठीक है कि और उसके बाद क्या हुआ, जब हमारा यूनाइटेड नेशन आया तो वो एक बहुत अच्छा हमें जो अंतरराष्ट्रीय यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है बना, और उसने जो भी कमियां थी हमारे लीग ऑफ नेशन में उसको खत्म कर दिया, एक और मजबूत हमारा यूनाइटेड नेशन बनाया गया. ठीक है. बात करते हैं यूनाइटेड नेशन की. तो यूएन चार्टर में हमारे 111, ठीक है, 111 आर्टिकल है, साइन किए गए थे, साइन किए गए सैन फ्रांसिस्को के द्वारा. ठीक है. और हमारा यूनाइटेड नेशन चार्टर बनाया गया 26 जून 1945 को. 51 कंट्रीज के साइन हुए थे उस टाइम. ठीक है. और एट द एंड ऑफ द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बोला है अंतरराष्ट्रीय संगठन पर जो संयुक्त राष्ट्र जो यूनाइटेड नेशन बनाया कॉन्फ्रेंस थी के सम्मेलन में अंत में 51 कंट्रीज ने इन पर साइन किए थे. ठीक है. जो हमारा यूनाइटेड नेशन चार्टर था, और इट वाज फाइनली बिकम द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड ऑफ अक्टूबर 24 और 1945. ठीक है. उसके बाद हमारा जो यूनाइटेड नेशन है, ठीक है, यूएनओ जो बना वो हमारा बना इनफोर्स हो गया हमारा 24 अक्टूबर 1945 को. आप जानते हैं कि 24 अक्टूबर को हमारा यूनाइटेड नेशन डे भी बनाया जाता है आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड. हेंस दिस डे बिकम टू नॉन एज अ यूनाइटेड यूएन डे. बोला हाँ, आज हम जानते हैं इसको 24 हमारा अक्टूबर उसको जानते हैं यूएन डे के नाम से. ठीक है. यूनाइटेड नेशन को कंसीडर किया जाता है हार्ट एंड सोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की. हमारा यूनाइटेड नेशन क्या है, हार्ट एंड सोल है किसका, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, और हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क में. ठीक है. और मेन एम क्या है, फाउंडेशन इज द एम पीस एंड सिक्योरिटी डेवलपिंग द फ्रेंडली रिलेशन अमंग द नेशन की. इसका मेन उद्देश्य है कि विश्व में शांति को बनाया जा सके और मेंटेन किया जा सके, पीस एंड सिक्योरिटी, शांति और सुरक्षा जो है वो बनाई जा सके, और डेवलप किया जाए फ्रेंडली रिलेशन, जो भी अदर कंट्रीज हैं उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध जो है वो बनाए जा सके. एंड हेल्प द नेशन वर्क टुगेदर टू इम्प्रूव द poor people lives and it endeavor to end hunger, disease और illiteracy. बोला है हम ऐसा करेंगे कि जो भी गरीब लोग हैं उनके जीवन को बेहतर बनाएंगे, और राष्ट्र जितने भी हमारे नेशंस हैं वो मिलकर हेल्प करेंगे, काम करेंगे मिलकर, और मदद करेंगे इन गरीब देशों की, और साथ ही साथ इंप्रूव करेंगे किसमें, जैसे कि हमारे देश में कभी किसी भी कंट्री में, हमारे देश में नहीं किसी भी कंट्री में कभी भूखमरी ना हो, कोई बीमारियां ना फैले. आप देखते हैं कि जब हमारा कोविड आया था तब भी जो एक वर्ड जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने भी बहुत अच्छे से काम किया था. तो ये सारे ही क्यों बनाए जाते हैं, ताकि हमारे देशों में, मतलब एक कंट्री नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी कभी ऐसा ना हो, किसी भी देश में भूखमरी ना फैले, डिसीज ना हो, और सभी देश जो हैं वो पढ़े लिखे हों. ठीक है. और बात करते हैं ड्यू टू द यूनिक इंटेंशनल करेक्टर, ठीक है, कि यूनिक इंटेंशनल करेक्टर के कारण द पावर वेस्टेड हो गई फाउंडिंग चार्टर एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन टेक एक्शन ऑन द वाइड रेंज ऑफ द इशू. बोला है अपने अद्वितीय जो जानबूझकर, मतलब एक यूनिक इंटेंशनल करेक्टर होने के नाते, और द पावर जो भी वेस्टेड की गई फाउंडिंग द चार्टर, द ऑर्गेनाइजेशन कैन टेक एक्शन ऑन द वाइड रेंज ऑफ द इशू. ठीक है. और करेंटली हम बात करते हैं कि हमारे यूनाइटेड नेशन में कितनी कंट्रीज हैं, 193 मेंबर कंट्रीज हैं, और साउथ सुडान जो है वो लेटेस्ट कंट्री जो है वो ऐड हुई है. एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है एक फॉर्म फॉर दीज मेंबर स्टेट टू एक्सप्रेस देयर व्यूज. ठीक है. बात करते हैं ईच मेंबर स्टेट एडेड टू द यूनाइटेड नेशन बाय द डिसीजन ऑफ द जनरल असेंबली अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल. ठीक है. जो भी बोला है प्रत्येक जो सदस्य के राज्य हैं वो क्या करते हैं,
मतलब ईच मेंबर स्टेट जो है, मतलब स्टेट का मतलब यहाँ पर किसी स्टेट का नहीं है बल्कि कंट्रीज का, अलग अलग कंट्रीज, ठीक है, को क्या दी गई है, सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर एक महासभा में के एक निर्णय द्वारा संयुक्त राष्ट्र में जोड़ा जाता है, ठीक है। और जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं वो बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं, और वो क्या करते हैं, जो पूरी मतलब मॉनिटर करते हैं सारी ही यूएन में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है उनको मॉनिटर करते हैं, और ही इज कंसीडर्ड टू बी द लीडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और लीडर माना जाता है और स्पोक्स पर्सन भी माना जाता है, इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। एंड जो हमारे 9th एंड करंट सेक्रेटरी हैं हमारे एंटोनियो ग्रुटेस जो है, वो हमारे 9th और करंट के सेक्रेटरी जनरल है। यदि आप चेंज हो गए होंगे तो आप देख लीजिएगा, बल्कि मैंने तो अपडेट देखा था, बट इतना ही है, ठीक है, यही है, ठीक है। और चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी कहते हैं इनको, ठीक है। और ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी हैं, तो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज मेंशन इन द चार्टर आर द इंग्लिश है, फ्रेंच है, रशियन है और स्पेनिश है, ठीक है। बात करते हैं हमारे ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन की, तो देर आर, आप देखते हैं हमारे 6 में प्रिंसिपल ऑर्गन है टू एस्टैब्लिश अ चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। तो हमारे पास देर आर 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं एस्टैब्लिश्ड बाय द चार्टर, जो कि एस्टैब्लिश किए गए थे चार्टर के अनुसार, और विच जो हेल्प करते हैं सॉल्विंग डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए ऑन द मैटर कंसर्निंग ऑफ द ह्यूमैनिटी, जो कि एक मानवता से संबंधित जितने भी मामले होते हैं उनके मैटर को सॉल्व करने में जो है वो अहम रोल प्ले करते हैं। और ये ऑर्गन कौन कौन से हैं, तो पहला हमारा जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, और हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसको हम कॉमनली नॉन करते हैं, जानते हैं हम किस नाम से, आईसीजे के नाम से। और हमारा लास्ट है सेक्रेटरीट, जिसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जनरल असेंबली के बारे में देखते हैं। जनरल असेंबली में क्या होता है, इज चीफ अथॉरिटेटिव ऑर्गन्स है, सबसे पहले चीफ अथॉरिटेटिव ऑर्गन है, और ओनली द यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ठीक है। और हमारी यूएन जो है वो ओनली रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है ऑफ द यूनाइटेड नेशन की। जो जनरल असेंबली है उसे हम एक तो चीफ अथॉरिटेटिव ऑर्गन भी कहते हैं, दूसरा यूनिवर्सली रिप्रेजेंटेटिव बॉडी भी कहते हैं इसको, ठीक है। और इसे कंसीडर किया जाता है डेलिब्रेटिव एंड पॉलिसी मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। और जितने भी मेंबर होते हैं हमारे यूनाइटेड नेशन के मेंबर ऑफ द, जो कि आर द रिप्रेजेंट करते हैं इन द जनरल असेंबली में, ठीक है। और उन सभी के पास क्या होता है, वोट होता है, 1 वोट होता है, ठीक है, एक पर्सन को एक ही वोट होएगा वोट डालने का। और बीइंग इन द टॉप मोस्ट पोजीशन इन द चेन ऑफ द ऑर्गन्स, ठीक है। एंड द पॉलिसीज आर द ऑन द रेजोल्यूशन मेड by the General Assembly and carry having heavy moral weight and create a positive influence in the world, कि जो भी अंग हैं, ऑर्गन्स हैं, उनमें सबसे शीर्ष जो सबसे टॉप पोजीशन पर आता है तो हमारा जनरल असेंबली आता है। यहाँ पर होता क्या है, जनरल असेंबली में जितनी भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं, जितने भी रेजोल्यूशन होते हैं, उनका बहुत ज्यादा मतलब हैवी वेटेज रखती हैं ये, और जितने भी बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं तो जनरल असेंबली में ही लिए जाते हैं, और क्रिएट करती हैं पॉजिटिव इन्फ्लुएंस इन द वर्ल्ड में, ठीक है। बात करते हैं जिस असेंबली होल्ड करती है ये जर्नल डिबेट इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर में फ्रॉम द सितंबर टू दिसंबर में, और अलोंग विद दैट द प्रेसिडेंट आर इलेक्ट किए जाते हैं, और प्रेसिडेंट ऑफ दिस द मीटिंग ऑफ द न्यूट्रल पार्टी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ठीक है। और हमारा स्पेशल सेशन होता है आर ऑल्सो हेल्ड किया जाता है डिस्कस रेलिवेंट इशू। जो स्पेशल सेशन जो है वो टाइम टू टाइम क्या होता है, जैसे कि हमारे पार्लियामेंट में होता है ना कि आपको इतना टाइम में होता है कि आपकी इतनी बैठकें होंगी, इतना ये होगा, लेकिन कभी भी एक स्पेशल मुद्दा आ जाता है तो एकदम से जो है वो सेशन जो को बुला लिया जाता है, मतलब पार्लियामेंट का सेशन जो है वो बैठ जाता है। यदि कभी भी कोई ऐसा स्पेशल मैटर आ जाए, ठीक है, उसको डिस्कस करना हो तो स्पेशल सेशन जो है वो हेल्ड किया जाता है डिस्कस करने के लिए जो भी रेलिवेंट इश्यूज होंगे, और रिक्वेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल इज अ मेजॉरिटी ऑफ द यूनाइटेड नेशन मेंबर्स, ठीक है। बात करते हैं हमारा नेक्स्ट है सिक्योरिटी काउंसिल। तो सिक्योरिटी काउंसिल में क्या होता है, 15 मेंबर होते हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और हर पर्सन के पास क्या होती है, वीटो की पावर होती है, ठीक है। अनलाइक जनरल असेंबली, जैसे कि हमारी जनरल असेंबली के पास भी जो है
वोट की पावर होती है, वीटो की नहीं, एक पर्सन के पास एक वोट देने का राइट होता है, ठीक है। और मीटिंग्स जो हेल्ड की जाती हैं वर्ल्ड पीस और थ्रेटन के मामले में, जैसे कि कभी भी विश्व में खतरा, शांति को खतरा हो तो मीटिंग जो है वो बुलाई जाती है। व्हेनेवर देयर इज अ थ्रेट, यदि ऐसा हो कि कोई खतरा पैदा हो रहा है तो काउंसिल जो है वो आस्क करती है कंसर्न पार्टी से रीच टू द एग्रीमेंट बाय द पीस नेगोशिएशन, ठीक है। और ताकि क्या किया जा सके, जो भी परिषद संबंधित पक्षों को शांतिपूर्ण बातचीत के द्वारा जो है समझौते पर पहुंचने के लिए कहती है। मतलब यदि कोई ऐसा हो कि दो पार्टी में डिस्प्यूट हो जाए, देन देयर इज अ थ्रेट हो, तो काउंसिल जो आस्क करती है पार्टी से कि वो एग्रीमेंट करें, आपसी समझौता करें और पीसफुल नेगोशिएशन से जो है वो अपने मैटर को सॉल्व कर लें। But if lead to the misunderstanding between the party, then the council impose the sanction or the treaties. यदि फिर भी नहीं होता, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है उन पार्टीज के बीच में, मतलब कंट्रीज के बीच में, तो होता क्या है कि काउंसिल इम्पोज करती है कुछ एक्सटेंशंस और ट्रीटी को बनाती है ताकि सिक्योर किया जाए जो हमारी सीज फायर है थ्रू द नेगोशिएशंस, ठीक है। और वेरियस ऑपरेशन जो है वो उनको बढ़ावा दिया जाता है ताकि प्रमोट किया जाएगा, लास्टिंग पीस आर टेकन अप बाय द काउंसिल, ठीक है। और हमारे और चाइना, रशिया, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड किंगडम और यूएस, यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, और फ्रेंच, ये सारे ही 15 मेंबर हैं। 15 मेंबर हैं, आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। 5 परमानेंट हैं और 10 जो है वो नॉन परमानेंट है। तो ये जो चाइना है, रशिया है और यूनाइटेड किंगडम है हमारा, और यूनाइटेड स्टेट है, अमेरिका है, और फ्रांस जो है वो 5 परमानेंट मेंबर स्टेट है, ठीक है। और जो एंड द फ्रॉम द पार्ट ऑफ द 15 मेंबर्स, ठीक है। और इनमें से जब भी कोई रेजोल्यूशन पास करना हो, कोई भी रेजोल्यूशन जो है वो पास करना हो, तो उनमें से कौन से कितने लोगों की सहमति चाहिए? 9 लोगों की सहमति चाहिए 15 में से। बट ये है, जब भी रेजोल्यूशन पास करने की नीड होती है तो पहले तो बोल दिया कि 9 मेंबर की जो है वो एग्री होने चाहिए। और यदि 5, जैसे कि ये 5 मेंबर है ना परमानेंट, तो इनमें से बोला है कोई भी डिसएग्री नहीं होना चाहिए, ठीक है, सब एग्री होना चाहिए। और उसके अलावा जो नॉन परमानेंट मेंबर है उनमें से 4 लोगों की जो है वो जरूरत होती है एग्री होने के लिए, ठीक है, जब भी कोई रेजोल्यूशन पास करना हो। तो यदि 5 मेंबर से 5 परमानेंट मेंबर से कोई भी डिसएग्री करता है, देन रेजोल्यूशन को पास जो है वो नहीं किया जा सकता। दिस इज नॉन एज अ वीटो, ठीक है। इसे हम जो इनके पास हम इसे मानते हैं वीटो के रूप में भी जानते हैं। और द सिक्योरिटी काउंसिल मेक द रिकमेंडेशन रिलेटिंग टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द न्यू सेक्रेटरी जनरल। जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो क्या कर सकती है, जनरल हमारी सेक्रेटरी जनरल जो है ऑफ असेंबली, उनको अपॉइंट करने के लिए अपनी कुछ रिकमेंडेशन जो है वो भी दे सकती है। बात करते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल की, तो मेन रोल रहता है इस काउंसिल का सुपरवाइज करने के लिए। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होती हैं, उनको सुपरवाइज जो है किया जा सकता है। उससे रिलेटेड जितने भी कार्य होते हैं उन पर निगरानी रखने का जो कार्य होता है। और 11 ट्रस्ट टेरिटरीज विच कम अंडर द इंटरनेशनल ट्रस्टीशिप सिस्टम, ठीक है। तो वो काम कौन करती है? हमारी ट्रस्टीशिप काउंसिल करती है, ठीक है। और यूनाइटेड चार्टर रिकॉग्नाइज करता है एज वन ऑफ द मेन ऑर्गन है, ठीक है, जो हमारे यूनाइटेड चार्टर में रिकॉग्नाइज किया है कि ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और मेन ऑर्गन माना गया है यूनाइटेड नेशन का, ठीक है। दिस वाज क्रिएट हुआ था हमारा वर्ल्ड वॉर 2 में, ठीक है, आफ्टर जब हमने अटेन कर ली थी इंडिपेंडेंस फॉर द ट्रस्ट टेरिटरीज, ठीक है। एंड दिस काउंसिल कंसिस्ट ऑफ द 5 परमानेंट मेंबर। और बोला है ट्रस्टीशिप काउंसिल इलेक्ट करती है एक प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, और इसके जितने भी मेंबर होते हैं वो होल्ड करते हैं अपने ऑफिस को तब तक जब तक सक्सेसर जो है वो इलेक्ट करेगा और इज इलेक्टेड, ठीक है। जब तक जो नए मेंबर जो है वो नहीं चुन लिए जाते तब तक भी अपना ऑफिस जो है होल्ड करके लगते हैं। और मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है उनका 5 ईयर तक, ठीक है। और सिंस द क्रिएशन ऑफ द काउंसिल all the 11 trust territory who have attained the independence, और हमारा 1994 जो है मैं is a last trust territory पलाऊ, ठीक है, attain the independence and which lead to the suspension of the council operation, ठीक है। हमारा 1994 में जो अंतिम ट्रस्ट क्षेत्र पलाऊ ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी, जिसके कारण जो परिषद है इसके संचालन को निलंबित जो है कर दिया था।
बात करते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की। ये हमारा नेक्स्ट ऑर्गन है। इकोनॉमिक एंड सोशल वर्क होता है जो भी यूनाइटेड नेशन का, जैसे कि उस पर जो है वो भी टेक केयर करना हो बाय द काउंसिल, देन ये काम करते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, एक निगरानी जो है वो रखते हैं, ठीक है। और हमारा इसको कंसीडर किया जाता है टू बी द हार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिस्टम। जो भी सिस्टम होता है यूनाइटेड नेशन का, जो भी सिस्टम है, कार्य प्रणाली है, ठीक है, उसका हार्ट जो है वो माना जाता है और एस्टैब्लिश किया जाता है इन द 1995 में, ठीक है। इसको एस्टैब्लिश किया गया था हमारा 1995 में, सॉरी 1945 में, ठीक है। और इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? प्रमोट करना हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, चाहे इकोनॉमिक, जैसे नाम से पता चल रहा है इकोनॉमिक एंड सोशल, इसके इनके लिविंग स्टैंडर्ड को जो है वो हाई रखना और अच्छे तरीके से चलाए रखना इसका फर्ज होता है। मेन स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग को और इकोनॉमिक एंड द सोशल प्रोग्रेशन को प्रोग्रेस और प्रोवाइड किया जाए फुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जितने भी लोग हैं देश के उनको रोजगार के अवसर जो है वो दिए जाए एंड इनकरेज किया जाए, प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट एंड फंडामेंटल फ्रीडम, और प्रोटेक्ट किया जाए उनको, ठीक है, और कि वो इनकरेज किया जाए कि आपको क्या करना है, ह्यूमन राइट के जितने भी ह्यूमन राइट है उनको प्रोटेक्ट करना और फंडामेंटल फ्रीडम है वो भी देंगे, ठीक है। जो जनरल असेंबली है वो इलेक्ट करती है 54 मेंबर गवर्नमेंट टू बी अ पार्ट ऑफ द काउंसिल फॉर द टर्म ऑफ 3 ईयर, ठीक है। 3 सालों की अवधि के लिए जो है इस परिषद का एक हिस्सा बनने के लिए 54 सदस्य की सरकार जो है वो चुनी जाती है। दे आर चूजन फॉर द ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बेस पर उन्हें चुना जाता है और ईच मेंबर के पास क्या होता है, 1 वोट होता है। देर हैपन टू बी द 4 वीक सेशन, उनका क्या होता है, 4 वीक का पूरा एक सेशन होता है। और यहाँ पर बोला है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट थिंग क्या है जो कि हमें याद रखनी चाहिए, तो काउंसिल कोऑर्डिनेट करता है द वर्क ऑफ द फ्यू स्पेशलाइज्ड यूएन एजेंसीज, किस लिए, फॉर द मीटिंग ऑफ द स्पेशल नीड, कि जहां पर हमें जरूरत हो कि उनकी परिषद की जो भी विशिष्ट, जो हमारी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ विशेष संयुक्त राष्ट्र जो एजेंसीज के नाम का समन्वय जो है करती है, ठीक है। और यूएन बॉडी कौन कौन सी बनाई गई है, यूएन बॉडी जैसे कि विच कम अंडर द डोमेन ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, और हमारा यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक जो हमारा यूनेस्को है, ठीक है, और यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये सब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाई जाती हैं ताकि विशेष मुद्दे पर जो है वो काम किया जा सके, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारा यूनाइटेड नेशन का, ताकि फाउंड किया जाए पीस प्लेस, सॉरी, ताकि जो है वो डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाए, ठीक है। जो भी डिस्प्यूट हुए हैं उनको सॉल्व हो सके, जो सॉल्व हो सके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। ये हमारा इंटरनेशनल कोर्ट भी इसे जाना जाता है, और इसके बारे में जान लेते हैं। तो हमारा ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो कि हेग, नीदरलैंड में जो हेग नाम की एक जगह है वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। और दिस इज अ डिफरेंशिएटिंग फीचर ऑफ द आईसीजी कि इज 5 ऑर्गन आर लोकेटेड इज इन न्यूयॉर्क, ठीक है। और क्योंकि अन्य जो 5 अंग हैं वो न्यूयॉर्क में है, और हमारा नीदरलैंड हेग में हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ठीक है। और इसे वर्ल्ड कोर्ट के भी नाम से जाना जाता है। एस्टैब्लिश हुआ था 1945 में, ठीक है, 1945 में, याद रखिएगा। और स्टार्टेड टू फंक्शन इन द 1946, और इसने 1946 में फंक्शन करना, मतलब काम करना जो है वो स्टार्ट कर दिया। इस वीडियो में कहीं भी कई बार मेरे से ऐसा हो गया है कि 1945 की जगह 1994 जो है वो 1995 जो है वो हो गया हो, तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे आप। यहाँ स्क्रीन में से देखकर जो है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से बड़े बड़े अक्षरों में जो है बुलाया गया है। बात करते हैं इसमें होता क्या है, हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में है क्या क्या। पहले तो बोल दिए कि वर्ल्ड कोर्ट के नाम से जाना जाता है, नीदरलैंड हेग में सिचुएटेड है, ठीक है। फिर बात करते हैं प्रमुख न्यायिक अंग कौन कौन से हैं इसके। बीइंग द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, इट्स अ प्राइमरी फंक्शन क्या है कि सेटल करना, किसको, लीगल डिस्प्यूट बिटवीन द नेशंस, जो भी लीगल डिस्प्यूट होते हैं उनको सॉल्व करना। अकॉर्डिंग किस अकॉर्डिंग वो सॉल्व करेंगे, इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग जो है
वो सॉल्व करेंगे। अब बात आती है, इट इज ऑल्सो, ये एडवाइस कर सकता है लीगल क्वेश्चन जहां पर हो कभी भी, जैसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गन के बाकी ऑर्गन या अदर स्पेशल एजेंसीज हैं ये एडवाइस मांगे तो भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को एडवाइस जो है वो देनी पड़ती है, ठीक है। और कोर्ट पास करता है ये जजमेंट, और इस कोर्ट की जजमेंट जो है वो फाइनल होती है, इसके खिलाफ जो है अपील कहीं नहीं होती। और इस कोर्ट में 15 जज जो है होते हैं और डिफरेंट नेशंस के ये चुने जाते हैं और अलग अलग जो कंट्रीज से चुने जाते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी एक कंट्री से दो जो है जज जो है वो चुन लिए गए, ठीक है। और हमारा 9 ईयर का टाइम पीरियड होता है जजेस का, ठीक है। और no two judge can be from the same countries, ठीक है। The member of the court do not represent the government, और ये जो भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो भी जजेस होंगे, ठीक है, ये कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करेंगे गवर्नमेंट को। देयर इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन्स, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन्स दैट असिस्ट द कोर्ट विच इज अ रजिस्ट्री, एंड द ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश और फ्रेंच। बात करते हैं लास्ट ऑर्गन की। द सिक्स्थ ऑर्गन कौन है, सेक्रेटरीट। ये सिक्स्थ और द लास्ट मेन ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन इज अ सेक्रेटरीट, जो कंप्राइज करता है हेड एंड विच इज अ सेक्रेटरी जनरल अलॉन्ग विद the 1000 of the international यूनाइटेड नेशन स्टाफ मेंबर्स, ठीक है। कि जहां पर जो सेक्रेटरी जनरल है उसके महासचिवों के साथ जो वे है हजारों अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र स्टाफ के सदस्य जो है होते हैं, ठीक है। अलॉन्ग विद द हेडक्वार्टर ऑफ न्यूयॉर्क, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है। और सेक्रेटरीट हैज अ वेरियस ऑफिसेस हैं, सेक्रेटरीट के बहुत ज्यादा वेरियस ऑफिसेस हैं, जैसे जेनेवा में, वियना में, न्यूरोवाई में, अदर लोकेटेड, ठीक है, अदर लोकेशंस, ठीक है। और ये ऑर्गन क्या करते हैं, हेल्प करते हैं किसको, यूनाइटेड नेशन ऑर्गन्स को इन द वर्क एज अ पॉलिसी मेकिंग, जैसे कि पॉलिसी मेकिंग का कोई काम होएगा तो उस काम में ये हेल्प करते हैं, और अदर वेरियस प्रोग्राम, ठीक है। और द मेन फंक्शन क्या है इस ऑर्गन का, कि कैरी आउट किया जा सके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ द यूनाइटेड नेशन, एंड द मेंबर कैरी आउट डे बाय डे वर्क एंड ऑफ द यूनाइटेड नेशन एज अ डायरेक्शन ऑफ द जनरल असेंबली एंड अदर प्रिंसिपल ऑर्गन्स, ठीक है। कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं वो पूरा किए जाते हैं हमारे यूनाइटेड नेशंस के, ठीक है। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है जो हमारी सेक्रेटरीट जो है वो ये काम करती है, ठीक है। हाँ, सेक्रेटरीट, ठीक है। बात करते हैं ये मेंबर कैरी आउट करते हैं डे टू डे वर्क एंड द यूनाइटेड नेशन एज अ डायरेक्शन बाय द जनरल असेंबली एंड अदर प्रिंसिपल ऑर्गन। और ये दीज वर्क इंक्लूड होते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव पीस कीपिंग ऑपरेशन हो गया, सर्वेइंग तो हमारा सोशल और इकोनॉमिक ट्रेंड हो गया, और ऑर्गेनाइजिंग जैसे कि वेरियस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करना है, जैसे कि डिस्कस वेरियस इशू, अलग अलग इश्यूज आते हैं अलग अलग कंट्रीज में, तो उनको जो है वो डिस्कस किया जाता है। और ईच डिपार्टमेंट और ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरीट कैरी करता है एक डिस्टिंक्ट एरिया ऑफ द एक्शन और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, ठीक है। बात करते हैं द सेक्रेटरी जनरल इज अ चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है और यूनाइटेड UN सेक्रेटरीट एंड ही इज अपॉइंटेड बाय द जनरल असेंबली, ठीक है, फॉर द 5 ईयर टर्म के लिए, और विद द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन के साथ। और ही डायरेक्ट करता है, मतलब ही डायरेक्ट द वर्क ऑफ द स्टाफ नॉन एज अ इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट, ठीक है। कि वह अंतर्राष्ट्रीय सिविल सेवकों के रूप में जाने वाले जो भी कर्मचारियों के काम को निर्देशित जो है वो करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट करते हैं। और दीज पीपल, जैसे कि ये सभी लोग जो है 193 कंट्रीज के साथ जो है देशों के साथ काम करते हैं, और महासचिव के से जो है वो आदेश लेते हैं और ऑर्डर लेते हैं फ्रॉम द सेक्रेटरी जनरल। और हैव बीन 8 सेक्रेटरी जनरल सो फार एंड प्रेजेंट करते हैं 9 बीइंग ऑफ द एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है, गुटेरेस। और हमारा इसी के साथ हमारे जो भी ऑर्गन यूनाइटेड नेशन और इसके 6 ऑर्गन थे वो डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जाते जाते दोबारा से फिर से कहूंगी कि यदि आपने हमारी इस
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने इस प्लेलिस्ट को नहीं देखा होगा तो देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, ठीक है। और यदि सिर्फ आप पब्लिक इंटरनेशनल लॉ को पढ़ना चाहते हैं तो ये वाली प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन।